So hello guys, today we will let's discuss about ideal and non-ideal solution. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पहले हमने राउट्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आई नो जो राउट्स लॉ होता है ये जो सॉल्यूशन नहीं पढ़ लेते जब तक आइडियल एंड नॉन आइडियल तब तक 100% हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर नहीं समझ आता है हमें। उसका रीज़न यही है राउट्स लॉ के बाद हमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने पड़ते हैं। ये राउट्स लॉ के बेसिस पे बनाए हुए हैं, तो जब तक ये सॉल्यूशन हमें एकदम अच्छे तरीके से हम नहीं पढ़ लेंगे, नहीं समझ लेंगे, तब तक हो सकता है राउट्स लॉ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं समझ आए। तो देखिए राउट्स लॉ के बारे में हमने यही देखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट मोल फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब था, यानी जब मैं एक सॉल्वेंट ले रही थी और उसकी वेपर प्रेशर बना रही थी, सोल्यूट ले रही थी उसकी वेपर प्रेशर बना रही थी, और जब मैं दोनों को मिक्स करके एक कंटेनर में पूरा सॉल्यूशन बना रही थी, सोल्यूट का मिक्स करके क्या कर रही थी, पूरा सॉल्यूशन बना रही थी, तब जो मुझे प्रेशर मिल रहा था वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, सोल्यूट के कंपैरिजन में कम मिल रहा था। उसका क्या रीज़न था, क्योंकि जब सॉल्वेंट अकेला था तब बहुत अच्छे से वेपर क्रिएट कर पा रहा था, और जब पूरा सॉल्यूशन बन गया तब जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल्स भी सरफेस पे आ गए और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी सरफेस पे आ गए। तो जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो इसको वेपर बनाने के लिए डिस्टर्ब कर रहे थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, तो इतना अच्छे से वेपर नहीं क्रिएट हो पा रहा था। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अभी फॉर्मूला ये फॉर्मूला भी है और राउट्स लॉ का स्टेटमेंट भी। ये क्या कहना चाहता है, पार्शियल प्रेशर यानी जो पूरे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्यूशन बनने के बाद जो प्रेशर क्रिएट होता है किसी भी कंपोनेंट का, कंपोनेंट यानी कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट की हम बात कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जब प्योर कंपोनेंट था और जितना वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था, जैसे मान लो ए या बी, अब कुछ सोचेंगे अरे बी तो नॉन वॉलेटाइल था, बी तो वेपर क्रिएट कर ही नहीं पा रहा था, बट हम एक कंडीशन तो ले सकते हैं कि मान लो बी भी वॉलेटाइल था, बी यानी सोल्यूट भी वॉलेटाइल था, तो इधर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट यानी ए की बात करते हैं, सॉल्वेंट जब अकेला प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर क्रिएट कर पा रहा था इज अ प्रोडक्ट मोल फ्रैक्शन। ये बात किसने बोली थी, राउट्स लॉ ने। और ये जो इक्वल का साइन लग रहा है ना, यही सबसे बड़ा फॉल्ट है, यही सबसे बड़ा फॉल्ट था उनके लॉ का। कैसे, नहीं समझ आया। अब हम ये इसको समझने के लिए आइडियल और नॉन आइडियल की बात करेंगे। जब आइडियल नॉन आइडियल समझ लेंगे तब हमें समझ आएगा कि इस फॉर्मूले में एक्चुअली फॉल्ट क्या था। ये फॉर्मूला, ये जो राउट्स लॉ का स्टेटमेंट था, ये रियल लाइफ में 100% एक्यूरेट क्यों नहीं है। तो अब इसके लिए हम आइडियल एंड नॉन आइडियल की बात करेंगे। तो देखिए आइडियल क्या होता है। आइडियल जैसे कि मैंने बताया था, जो राउट्स लॉ को ओबे करता हूँ, और नॉन आइडियल जो नहीं करता हूँ। नॉन आइडियल से समझ भी आ रहा है, नॉन आइडियल यानी अनादर्श, और आइडियल आदर्श। आदर्श कौन होता है, जो हर किसी का कहना मानता है। तो वो जो आइडियल क्या हो जाएगा, ये राउट्स लॉ को ओबे कर रहा था, नॉन आइडियल नहीं कर रहा था। तो पहले हम आइडियल की बात करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन ओबे राउट्स लॉ ओके एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, यानी ये हर टेम्परेचर और हर कंसंट्रेशन पे राउट्स लॉ को ओबे कर रहा था। ये कुछ समझ नहीं आया कैसे टेम्परेचर कंसंट्रेशन, ओके नहीं आया, आगे देखते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिलके तो सॉल्यूशन बनता है। देखिए दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट्स दैट हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रक्चर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्या बोल दिया, देखिए राउट्स लॉ के हिसाब से क्या था कि जो, पहले मैं आपको डायग्राम से समझा दूँ। राउट्स लॉ के हिसाब से आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, ये मैं क्या ले रही हूँ, कंटेनर ले रही हूँ, ये कंटेनर मैं सॉल्वेंट ले रही हूँ, ए सॉल्वेंट, ठीक है, ए सॉल्वेंट ले रही हूँ, और इसमें मैं मान लो वाटर डाल रही हूँ। ये कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट लिया और इसको मैंने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, समझ आया, हीट करना स्टार्ट किया। हीट करना स्टार्ट करूंगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। देखिए वेपर प्रेशर है ना, क्रिएट कैसे होता है। अब ये जो ए सॉल्वेंट है इसमें किसके कंपोनेंट्स है, किसके मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ एक ही होंगे। किसके होंगे, सिर्फ एक ही होंगे, क्यों, और तो हमने कुछ डाला ही नहीं। जैसे मान लो कि हम एक कंटेनर में वाटर डालते हैं और वाटर के तो कंपोनेंट होंगे उसमें, सिर्फ जब हमने वाटर, प्योर वाटर लिया, वाटर के अलावा और हमने कंटेनर में कुछ ऐड ही नहीं किया, तो कंटेनर में ऑफकोर्स ये बात है जो मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ वो H2O के, वाटर के होंगे, प्योर कंपोनेंट होगा वो। तो वैसे ही सॉल्वेंट के कंपोनेंट प्योर है, ए है। अब ये वेपर क्रिएट करता कैसे है,
ये समझ आया कैसे करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है 11th क्लास में। 11th क्लास में एक चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग का, मैं पूरा तो नहीं समझा सकते बट इतना बता देती हूँ। वो ये कहता था कि जब एक बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तभी ये ए बी के साथ बॉन्ड बना पाएगा। एक बॉन्ड, जब एक बॉन्ड टूटता है तभी वो बॉन्ड दूसरे के साथ नया बॉन्ड बना पाता है। पूरा नहीं समझ आएगा तो वापस देखो। ये ए अपना बॉन्ड तोड़ेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, तभी तो ये जब सॉल्यूशन बनाने जाएगा, अभी गया नहीं है, अभी ये सॉल्वेंट है, जब सॉल्यूशन बनाने जाएगा तभी तो उस बी सॉल्यूट के साथ मिलकर नया बॉन्ड बना पाएगा, नया बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। ठीक है, अब ये ए बॉन्ड हम इसको हीट करेंगे, इसके पास एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो भी एनर्जी आएगी, इसके बीच के ये बॉन्ड्स टूटने शुरू हो जाएंगे। बॉन्ड्स टूटने शुरू होंगे तभी तो ये लिक्विड से वेपर स्टेट में जाएगा, गैसेस की फॉर्म में जाएगा। जब बॉन्ड टूटने शुरू होंगे तभी, जैसे कि मान लो मैं इसमें क्या ले रही हूँ, पानी ले रही हूँ, ठीक है, और पानी में मैं NaCl ऐड कर रही हूँ, तो ये NaCl भी वाटर के साथ जाके टूटता है, Na+ में टूटता है, Cl- में टूटता है, और जो H2O है उसके भी बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तभी तो NaCl के साथ डिजोल्व हो पाएगा। H2H+OH- में टूटता है, अब ये NaOH बनाता है और ये HCl बनाता है, तभी तो ये जो सॉल्ट वाटर है इसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट वाटर का ये पूरा सॉल्यूशन बनता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो वाटर है इसके बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूट के H+OH- में जाएगा, हम उसमें नमक डाल रहे हैं, Na+Cl-, वो भी आयंस में डिसोसिएट होगा, पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा, तभी तो एक बॉन्ड बनेगा, तभी तो आपस में मिक्स हो पाएंगे। वैसे ही जब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के ए के बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूट के लिक्विड से वेपर स्टेट में जाएगा। अब मैं बात करती हूँ सॉल्यूट की। अब अगर मैं सॉल्यूट की बात करूँ, ये मैंने क्या लिया, सोल्यूट लिया बी, मान लीजिए वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल यानी जो वेपर क्रिएट कर सकता है। अब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगी, हीट करना स्टार्ट करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी के बॉन्ड भी तोड़ने पड़ेंगे, बी के बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट करना पड़ेगा। जब बी के बॉन्ड टूटेंगे, ये ए वाले कहानी, जब बी के बॉन्ड टूटेंगे तभी तो ये क्या करेगा, लिक्विड से वेपर स्टेट में आएगा, गैसेस स्टेट में आएगा, और बॉन्ड तोड़ के क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी। जी ठीक है, समझ आया। अब मेरी एक बात सुनो, जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसको एनर्जी उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसको एनर्जी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो टूटने में मुश्किल भी उतनी ही होगी। कैसे, मान लो ए का बॉन्ड है, बहुत ही वीक सा बॉन्ड था, वीक बॉन्ड होगा तो हम उसको ज़रा से भी एनर्जी देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे बॉन्ड है और इसको मैंने हल्की सी एनर्जी दी, टूट जाएगा। बट अगर कोई बॉन्ड है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मान लो ए और ए के बीच में या बी और बी के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो ये बॉन्ड टूट पाएंगे। तो यही बात है कि ए और बी के बीच में कितना बॉन्ड है और उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है। जैसे मान लो हीट है, मुझे इनिशियल हीट H1 + H2 इतनी हीट देनी पड़ रही है, ठीक है, एक बार इतना समझो। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट को मुझे देने के लिए इतना करना पड़ रहा है। अब देखो, ये था जब अकेले थे, अब मैं इसका सॉल्यूशन बनाती हूँ, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगी तो मैं ए को भी डालूंगी और मैं बी को भी डालूंगी, ठीक है, बी को भी डाल दिया, ये ए बी और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा, दोनों मिलके सॉल्यूशन बना देंगे, पीटी पूरा सॉल्यूशन। अब आइडियल कहता क्या था, आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या था, आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जितना बॉन्ड, जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर इधर हो रही है, जैसे ये ए का बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायर हो रही है, जितना बी का बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर हो रही है, उतनी हमें पूरे सॉल्यूशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जैसे कि इसमें मैंने ए बी डाल दिया और अब मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूँगी तो अब इधर ए और बी का बॉन्ड होगा, अब इधर बॉन्ड किसका होगा, ए और बी का। अब पहले ए का था, बी का था, बट अब चेंज हो गया मामला, अब मामला ए और बी का। अब ए बी के बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है ए और बी आपस में मिलकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर ले, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ कोर्स से बातें ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये लूजली बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, लूज बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो एनर्जी कम लगेगी।
आइडियल सॉल्यूशन ये कहता था, आइडियल सॉल्यूशन जो कहता था वही राउट्स लॉ कहता है, क्योंकि राउट्स लॉ को तो अभी कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं अगर आइडियल सॉल्यूशन बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना कि आइडियल क्या बोल रहा है, राउट्स क्या बोल रहे हैं, नॉन आइडियल क्या है। आइडियल और राउट्स लॉ तो एक ही बात बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये ओबे भी इसको कर रहा है। तो देखिए आइडियल क्या बोल रहा था कि जितना हमें एनर्जी रिक्वायर ए को तोड़ने में होगी, जितनी हमें रिक्वायर एनर्जी बी के बॉन्ड को तोड़ने में होगी, उतना ही हमें ये पूरा सॉल्यूशन बनाएंगे तब होगी। जो असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। असल ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न क्या है? जैसे कि मैंने मान लो सॉल्वेंट लिया, अब जैसा बॉन्ड सॉल्वेंट का ए का जैसा वाटर है, ए का वाटर के साथ है, ये जैसा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि बी भी उतना ही